हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। तो एस्पायरेंट्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यूपी पीसीएस के और बीपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन किस सब्जेक्ट से आप बोल सकते हो कि वहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो एक कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड थीम में बार बार आपको देखने को मिलते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। फिर वो डिजीज का सेक्शन हो, विटामिन का सेक्शन हो, है ना, बॉडी पार्ट से कुछ तरीके से आ गया, इंडोक्राइन ग्लैंड से आ गया, हार्मोन से क्वेश्चन आ गया। तो ये सब इजी पार्ट्स हैं जहां पे आप एक तरीके से थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक करने से बचते हो। अगर यहाँ पे आपके इन पोर्शंस में सिली मिस्टेक होते हैं तो ये आपको सीधे के सीधा कंपटीशन से थ्रो आउट कर देते हैं बाहर में। ठीक है। उसी तरीके से बायोलॉजी में कुछ ऐसे पोर्शंस भी हैं जो पेपर को थोड़े से टफ पार्ट में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से नहीं रखते, उनको ऑफन जो है ये साइंस में एक तरीके से प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पोर्शन उतना नहीं रहता जितना बायोलॉजी का सेक्शन होता है। और बायोलॉजी में इंजीनियरिंग फील्ड के भी बच्चों को एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस कड़ी में ही इस पर्टिकुलर चैलेंजेस को देखते हुए ही यहाँ पे इवन आई एम समवन हु इज, आप समझ सकते हो कि इससे थोड़ा सा ग्रसित रहा हूं मैं हमेशा से। ठीक है। तो मैंने बायोलॉजी को अपना फोरफ्रंट रखा और मैंने ये सोचा है कि बायोलॉजी को किसी भी तरीके से, है ना, लो एंड पे नहीं रखेंगे। इसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोर्शन हो या फिर सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट पोर्शन हो या फिर हार्डेस्ट पोर्शन हो, इस बार इसको अच्छे तरीके से कवर करके जाएंगे। और इससे अगर किसी भी तरीके का इजी पोर्शन बनता है, इजी क्वेश्चन बनता है या हार्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि उसको एक तरीके से हम पूरे तरीके से देख लें। एटलीस्ट वो हमारी आंखों के नजरों से एक बार जो है, एक बार वो फैक्ट हमारे आंखों के नजरों के सामने से हो के जाए, सो दैट कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में वो क्लिक किया तो हम उसको एक तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में रहे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो, ये जो इंपॉर्टेंट है ना कोर रिवीजन सीरीज है, इसमें हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ हाई एंड टॉपिक्स को हम एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसके पहले भी एक वीडियो आ चुका है, उसमें हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द बायोलॉजी फॉर द यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल के कुछ कुछ कंपोनेंट्स के उसके बारे में बात किया था, डीएनए के बारे में बात किया था, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात किया था। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लांट्स को कुछ सेक्शन, पैरेनकीमा, कोलेनकीमा, ठीक है, स्क्लेरेनकीमा, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ कौन देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कौन देता है, जो थिन लेयर होती है, थिक लेयर होती है बाहर में, जो डेड सेल्स होती हैं, वो क्या होती है, वो पैरेनकीमा होती है, कोलेनकीमा होती है या स्क्लेरेनकीमा होती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है। ठीक है। उसके साथ ही फ्लैम एंड जाइलम एंड फ्लोएम का क्या एक तरीके से फंक्शन है। इस पे डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है। जहां पे जैसे एक्सेल स्केलेटन में बहुत ही, है ना, कोर अंदर से अगर कुछ कुछ जैसे आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए कभी कभी पेन पॉइंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्रम के ऊपर के क्वेश्चन बन जाता है, स्टर्नम में क्वेश्चन बन जाता है, मैंडिबल में क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। स्टेरनम क्या होता है, बेसिक सा, बस आपको एक बार ये नाम अगर यहाँ से आपने गो थ्रू किया होगा, एक बार ये आपके इमेज में जा रहा है, ठीक है, ये पोर्शन अगर आपके इमेज में जा रहा है, तो ये इस पे क्वेश्चन अगर बनता है तो आप इसको गलत नहीं करके आओगे। थोरेकिक एसिड, थोरेकिक केज, ये अभी यहाँ पे आपको देखने के लिए इजी लग रहा है, बट व्हेन इट विल कम इनटू द एग्जाम, जहां पे किसी भी तरीके का इमेज नहीं गिवन है, जहां पे एक तरीके से आप बिल्कुल, है ना, सिर्फ वर्ड पढ़ रहे हो, तो वहां पे ये एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो आपको एक तरीके से इसको पूरी तरीके से देख के जाना है। ठीक है। व्हाट इज द थोरेकिक केज। ठीक है। फिर सर्वाइकल और लुम्बर में आप लोग मोस्टली लोग अगर इसको, ये सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होता है, बट स्टर्नम, मैंडिबल और सैक्रम, अगर ये चीज एक्सियल स्केलेटन से किसी तरीके से क्वेश्चन में आता है, तो आफ्टर, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको इस पे एक तरीके से कोई इश्यूज नहीं होगा। ठीक है। हमने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात किया है, लिगमेंट, कार्टिलेज, है ना, उसके बाद हमने टेंडन के बारे में बात किया है, बोन टू बोन, मसल टू बोन, और एक तरीके से जो फ्लूइड होता है ना, दो दो बोन के बीच जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे किस तरीके का लिक्विड पाया जाता है, उसके बारे में हमने बात किया। न्यूरॉन्स के ऊपर हमने बात किया, न्यूरल, उसके ऊपर बात किया हमने। ठीक है। यहाँ पे हमने यार्ड बोन, मैंडिबल, जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर हमने बात किया था। हमने वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं उस पे हमने एक तरीके से बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन था यहाँ पे कि नॉन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्रीली कौन सा मसल है, तो यहाँ पे स्मूथ मसल है। इसके ऊपर में डिफाइन भी हमने पिछले वीडियो में किया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, एक बार आप उसको जाके गो थ्रू करो। वहां पे हमने जो सेल का पोर्शन है, स्केलेटन का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, कुछ प्लांट के जो बेसिक चीजें हैं,
वो हमने वहाँ पे कवर किया है। ब्लड से रिलेटेड हमने, है ना, यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर, इन सब तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक तरीके से मॉक टेस्ट दे रहे हो बायोलॉजी का, तो वो भी एक तरीके से एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। यहाँ पे जो ये कंपाइलेशन है वो बहुत सारे मॉक स्टडीज का, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, है ना, उसके बाद जो यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, या फिर अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम्स में भी जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं, वहां से हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो, कल तक हमने एक तरीके से, अगर आप बोलोगे तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था जहाँ पे हम आके रुके थे। कहाँ पे? तो बैक्टीरियल जो डिजीज है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, हमने इसके ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो एक तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था, एक्सक्रीशन और इन सब पे, है ना। किडनी, किडनी में एक तरीके से बोमेन कैप्सूल, है ना। यहाँ पे अगर आप ये इमेज देखोगे तो हमने यहाँ पे बात की थी कि व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का क्या एक तरीके से यूज होता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल्स में क्या तरीके से होता है, जो ग्लोमेरुलर, जो ये है आपका ग्लोमेरुलस जो है ना, ये इसमें एक तरीके से क्या फंक्शन होता है ना, ग्लोमेरुलस में जो है क्या चीजें बनती हैं, है ना, किस तरीके से यहाँ पे जो यूरिन है वो कहाँ, किस तरीके से, किस पार्ट में इसका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फिल्ट्रेशन होता है। स्टेजेस क्या होते हैं एक तरीके से, है ना, क्या पहले फिल्ट्रेशन होता है या फिर पहले जो है आपका एक तरीके से सेक्रेशन होता है। तो ये जो अलग अलग है ना स्टेजेस है, इसके ऊपर भी हमने बात की है। ठीक है, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको ये एक तरीके से इसके बारे में, है ना, पूरा का पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम नेक्स्ट क्या बोलते हैं प्रोसेस पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ जैसे पोर्शन है, आपको यहाँ पे वैसोप्रेसिन, है ना, एडीएच, इन सब के बारे में जैसे यहाँ पे थोड़ा मेंशन है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका क्या एक तरीके से रोल होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये एक बार पिछला वीडियो देखना और उसके बाद इस वीडियो पे आना। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डिजीज का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पीड फास्ट करेंगे और यहाँ पे ज्यादा फोकस देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली हमें बनते हैं हर हाल में, और ये बहुत ही सिंपल एरिया होता है। ये एक सिंपल है, ठीक है, सिंपल एक तरीके से आप टॉपिक बोल सकते हो। बट यहाँ पे वी कैन नॉट, है ना, ये क्या बोलते हैं, लिबर्टी ले सकते हैं कि हम यहाँ पे सिली मिस्टेक कर सकें। बिल्कुल नहीं करना है, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज दिस, है ना, डिजीज को हम किस किस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक तरीके से बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज, फंगल डिजीज, है ना, इसके बाद हमने एक तरीके से वर्म से जो एक अलग अलग तरीके की डिजीज है, उसको हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हम यहाँ पे, है ना, राइट इट डाउन करके अलग अलग उसको एक तरीके से लेके जाएं। आप में से अगर कुछ लोगों ने हमारा जो है एक तरीके से टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने क्विजेस देखे हैं तो वहां पे इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने डाला हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स करके डाले हुए हैं, तो उसमें जो बाकी के 3 स्टेटमेंट्स हैं वो एक तरीके से फैक्ट हैं, जो मैं चाहता हूं कि थ्रू द क्विज कि वो आपके दिमाग में एक तरीके से रिटेन हो, तो आप उसको भी एक बार देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज में आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस, है ना, किसके थ्रू होता है, टाइफाइड किसके थ्रू होता है, कॉलरा किसके थ्रू होता है, ये सब बेसिक सा है। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं डालूंगा। बट हियर द प्लेग, ठीक है, डिप्थीरिया, ये अगर आ जाएगा ये आप कंफ्यूज करोगे वहां पे। ठीक है, जैसे आपको टीबी दे दिया जाए, ठीक है, कॉलरा दे दिया जाए, ठीक है, उसके बाद आपको टाइफाइड दे दिया जाए, तो बहुत हाई चांसेस है, और ये पूछ लिया जाए कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, क्या है, तो आपका हाई चांस है कि आप इसको बैक्टीरियल मार के आ जाओगे और इसमें किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर वहां पे आप कंपटीशन से आउट हो रहे हो। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में एक तरीके से प्लेग आता है, तो प्लेग क्या है, प्लेग एक तरीके से आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, सबको पता है लेप्राई आएगा, आप उसको करोगे, कोलेराई आएगा, आप कोलेरा पे मारोगे, टाइफाई आएगा, टाइफाइड पे मारोगे, ट्यूबरकुलोसिस आएगा, आप ट्यूबरकुलोसिस पे मारोगे। प्लेग का आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे यर्सिनिया पेस्टिस ये आपको याद रखना है। डिप्थीरिया जो है किसके थ्रू कॉज होता है, तो कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेराई। ठीक है, तो ये तीन, ये जो प्लेग एंड बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो प्लेग एंड डिप्थीरिया है, इसको आप एक तरीके से याद रखोगे कि दीज टू आर आल्सो द, है ना, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज में हमें टाइफाइड, कॉलरा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइफाइड है, कॉलरा है, टीबी है, ठीक है, उसके बाद प्लेग है, फिर डिप्थीरिया है एंड लेप्रोसी है। तो ये हमें एक तरीके से याद होना चाहिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है लेप्रोसी हुआ, ठीक है, प्लेग हुआ, ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा चीज है वो है डिप्थीरिया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है।
आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और वहां पे आप इसमें कंफ्यूज होगे कि नहीं, ठीक है। तो उस एंगल से आप थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में अगर आप इसको 3 बार 4 बार इस तरीके से रिवाइज कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से किस कंपोनेंट के फॉर्म में बनेगा, तो वहां पे आप थोड़ा सा लूज आउट कर सकते हो, ठीक है। वायरल डिजीज में पोलियो सबको पता है, ठीक है, पोलियो वायरस, मिसल्स आपको पता है, मम्स पता है, चिकन पॉक्स पता है, ठीक है। डेंगू आपको पता है, डेंगू एक तरीके से वायरल डिजीज है, बट इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्किटो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 मॉस्किटो के वो हैं, ठीक है, एडिस इजिप्टी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, मलेरिया आपका आपको पता है, एडिस इजिप्टी पता है, ठीक है। एनाफिलिस पता है, ठीक है, एनाफिलिस पता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे दिया जाए और वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो एडिस मॉस्किटो में एडिस इजिप्टी किसके लिए होता है, एनाफिलिस से कौन सा रोग होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली दीज आर द वेक्टर्स, तो ये कौन से वेक्टर्स किस उसके लिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एडिस मॉस्किटो, यहाँ पे डेंगू को आप देखोगे तो डेंगू एक तरीके से वायरल डिजीज है, बट इट इज कॉज्ड बाय दिस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है ना, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है, ये 3 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस एक तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज है। ए बी सी, ठीक है, ये 3 तरीके का इसमें देखने को आपको मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हेपेटाइटिस का इसमें आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक तरीके से डिफाइन आपको पता होना चाहिए कि, है ना, कि आपको हेपेटाइटिस जो है कौन सी हेपेटाइटिस की आपको एक तरीके से वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वैक्सीन हेपेटाइटिस ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से आपको, है ना, आंसर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक तरीके से अगर बोल लो तो सिर्फ हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी का एक तरीके से वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके दिमाग में एक तरीके से बैठ जाना चाहिए कि ए और जो सी है ना, इसके हमारे पास एक तरीके से अगर आप बोलोगे कि देर इज अ नो वैक्सीन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का जो है एक वैक्सीन है ओनली, ठीक है। और हमें ये पता है कि हेपेटाइटिस सी जो है ये एक तरीके से, है ना, अभी हमारे पास एक तरीके से इसका वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो अब एक तरीके से इस पे एक और एक चीज आपको यहाँ पे ही एक तरीके से दिमाग में डाल लेनी है कि एक्चुअली में जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, विच ऑफ द ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी के कारण जो है कौन सा एक तरीके से ऑर्गन है वो एक तरीके से इफेक्ट में या उसके ऊपर एक तरीके से इफेक्ट होता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो इम्पैक्ट है वो एक तरीके से लीवर पे होता है। इसको आपको एक तरीके से पूरे तरीके से, है ना, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से 2 3 बार क्वेश्चन हमें, और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जब भी क्वेश्चन पेपर एक तरीके से बनता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको, है ना, अगर आप गलत करते हो तो आपके लिए एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस जो है एक वायरल है, ए बी सी, ठीक है, 3 तरीके के होते हैं, इसमें बी का हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। और हेपेटाइटिस जो है ये होता है तो ये लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको एक तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एड्स जो है आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। अब ये थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, कोविड में बहुत सारी चीजों का इस यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, फिर टी सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, टी सेल्स का क्या एक तरीके से इम्पैक्ट है, डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है ऑटो इम्यूनिटी में, ठीक है। तो इन सब तरीके की जो चीजें हैं ये आपको एक तरीके से पता हो जानी चाहिए। एड्स का जो इम्पैक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, ये चीज अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि इट विल इम्पैक्ट ऑन द टी सेल्स और डब्ल्यूबीसी, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा, दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस एंड वेक्टर इसका क्या है ये आपको देखना होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ में देखो तो यहाँ पे मलेरिया है। मलेरिया क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द, है ना, एक तरीके से आप इसको जानते हो कि ये एक तरीके से पैरा प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है। प्रोटोजोवा कौन सा है इसमें, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम स्पेसीज के थ्रू जो है एक तरीके से मलेरिया का काज होता है, और इसका वेक्टर एक तरीके से आपको, है ना, एडिस जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमने मच्छर वहां पे तीन 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 टाइप का या 2 टाइप का हमने देखा था, एडिस इजिप्टी हुआ, फिर एनाफिलीज हुआ। तो उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि जो मलेरिया है दिस इज कॉज्ड बाय द दिस वेक्टर, इसका जो एक वेक्टर है वो कौन सा एक तरीके से मॉस्किटो है, तो वो मॉस्किटो का नाम है आपका एनाफिलिस, ठीक है। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। तो एनाफिलिस जो है ये एक तरीके से मलेरिया काज करता है, डेंगू का आपको पता है एडिस इजिप्टी है, ठीक है।
अब यहाँ पे कालाजार भी एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। मलेरिया आपको पता है, कालाजार आप थोड़ा सा भूल सकते हो। तो कालाजार इज ऑल्सो बीइंग, है ना, एक तरीके से प्रोटोजोअन डिजीज है। यहाँ पे लिस्मानिया डोनोवनी एक तरीके से आप जान सकते हो, एंड सैंड फ्लाई जो है एक तरीके से इसका वेक्टर है। तो कालाजार जो है किसके थ्रू एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक तरीके से फैलता है, तो वो है सैंड फ्लाई के थ्रू, ठीक है। तो सैंड फ्लाई के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ये पता है, टेस्ले फ्लाई, ठीक है, इससे कौन सा एक तरीके से बीमारी होती है, तो ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। जब आप इस तरीके से कोई चीज को अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पे ये चीज पता हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग स्प्रेडेड बाय से फ्लाई, ठीक है, से फ्लाई, तो वो चीज आपको, है ना, एक तरीके से तुरंत इसमें क्वेश्चन आ जाना चाहिए और आपके दिमाग में तुरंत ये घूमना चाहिए कि एक्चुअली में ये किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि सेफ फ्लाई से जो होता है कौन सी डिजीज होती है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कालाजार एक तरीके से सैंड फ्लाई के थ्रू हो रहा है, तो सेफ फ्लाई से हमें एक तरीके से एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसको हम स्लीपिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर यहाँ नीचे में भी आएगा भी, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, तो ये हो जाए सेफ लाई के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज आपको यहीं के यहीं अभी तुरंत दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है, हम जब इस चीज को पढ़ रहे हैं। अमेबियासिस, ठीक है, काज्ड बाय द एंटोमीबा हिस्टोलिकेटिका, ठीक है, ये भी एक तरीके से बोल सकते हो प्रोटोजोअन डिजीज है। फंगल में देख लो तो रिंगवॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफिशियंसी की डिजीज हैं जो विटामिन में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो रिंगवॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा कि एक तरीके से ये फंगल डिजीज के तौर पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एथलीट फुट, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ट्राइकोफाइटोन स्पेसीज के थ्रू ये होता है, एक तरीके से फंगल डिजीज है जो हम एथलीट फुट एक तरीके से जानते हैं, है ना। फाइलेरिसिस और एथलीट फुट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक तरीके से हाथी का जो पाँव है वो ये डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय वर्म, ठीक है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वुचेरिया, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी तरीके से, है ना, दिमाग से आप निकालोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नाम आ जाता है तो ये चीज हमें गलती नहीं करनी है, एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो एथलीट फुट है, ठीक है, द एथलीट फुट, ठीक है, ये एक तरीके से, और जो है ना आपका फाइलेरेसिस है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। एक जो है हमारा फंगल डिजीज है और एक जो है हमारा तरीके से, है ना, कॉज बाय वॉर्म। तो फाइलेरेसिस है ये एक तरीके से वॉर्म है, ठीक है, इसके थ्रू एक तरीके से होता है, और जो एथलीट फुट है दिस इज कॉज बाय द फंगस, ठीक है। तो ये चीज था एस्करेसिस। यहाँ पे एक देख लो एस्करेसिस लुम्ब्रिकॉर्ड्स, ये एक तरीके से राउंड वॉर्म, इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। ये ये ना ये एक तरीके से आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो चीज मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं है, बट आपको ये थोड़ा सा देख के चलना है कि जो एस्केरेसिस है ना, ये एक तरीके से आपका इम्पैक्ट करता है किसको, तो ये इम्पैक्ट करता है, ये आपको ध्यान में देख के चलना होगा कि ये एक तरीके से आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां पे इसका इम्पैक्ट होता है, और इसके वजह से आपको जो है थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके वजह से आपको, है ना, आपको ये देखने को मिलेगा जो हमारा, जैसे आपका जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक तरीके से आपको इफेक्ट होते हुए दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद होना चाहिए कि ये किसको इम्पैक्ट करता है, तो ये इंटेस्टाइन को एक तरीके से इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में जितनी भी चीजें आपको पता है वो किस तरीके से इसका एक तरीके से फैलता है, और ये सारी चीजें हैं, जहाँ पे भी खराब खाना पानी ये सब तरीके से होगा तो वहां पे आपको बैक्टीरियल और इस तरीके से फंगल वॉर्म्स इन सब तरीके के डिजीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस्केरेसिस को एक तरीके से याद रखना, दिस इज समथिंग विच कॉज द इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिजीज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी हम विटामिन के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देखेंगे। यहाँ पे आई हैव मतलब इसमें कुछ कुछ मैंने उसका, है ना, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। विटामिन बी सी, है ना, इसमें बहुत लोगों को ये पता है डी से क्या होता है, ई से क्या होता है, ई की कमी से क्या होता है, के की कमी से क्या होता है। जो चीज लो हैंगिंग है वो तो ऑब्वियसली यू पीपल विल बी डूइंग इट, बट थोड़ा सा जो अगर पेपर उस साइड में आएगा तो हम किस तरीके से देखेंगे उसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स और ये चीज को हमें एड्रेस करना है, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे हार्मोन्स में। तो सबसे पहले ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिक आप समझो कि जितने भी एच, है ना, देखे देखो अब एडीएच है, टीएसएच है, एसीटीएच है, एफएसएस है ना, जीएच है, पीआरएल है, एंड एंडोर्फिन्स है। तो ये जितने भी एच वाले हैं ना, ये कहाँ से एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो सब में एक तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, ये बहुत सारे एच जितने भी आपके देखने को मिलेंगे
वहां से आपको एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये वहां से, है ना, एक तरीके से इसका एक तरीके से सिंथेसिस वहां पे होता है, वहां से इसको हम एक तरीके से देखते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्रोथ हार्मोन हुआ है ना, एसीटीएच का आपको अगर देखना है तो ये एक तरीके से आपका हार्मोनल अगर इम्बैलेंस होता है तो हमें एडिसन्स डिजीज देखने को मिलता है। एंड एडीएच और एसीटीएच में डिफरेंस है, एडीएच इज वैसोप्रेसिन, ये आपका किडनी पे इफेक्ट करता है अगर इसकी कमी होती है तो, ठीक है। और जो ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो एडीएच का जो एक तरीके से फॉर्मेशन है ना, ये हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। बट द थिंग इज कि इसका जो रेगुलेशन है, इसको जो एक तरीके से बोलोगे तो ये सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस में होता है, बट इसका रिलीज जो है, ठीक है, इट इज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो इसको जो कंट्रोल करता है कि कब रिलीज करना है कब नहीं रिलीज करना है, तो दैट इज बीइंग इन द हैंड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको एक तरीके से याद रखना है, ठीक है, कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक ये है कि जहां पे एच दिखेगा आप उसको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के तौर पे लेके जाओगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ है ना फैक्ट है, अब हमें वो चीज याद रखना है, बस जितना बोलूंगा उतना आप देखना। प्रोलैक्टिन को आप याद रखना किससे? द मिल्क प्रोडक्शन से। कहीं पे भी क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज लिखूंगा, है ना, मिल्क प्रोडक्शन, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ये किसको हम देंगे? तो प्रोलैक्टिन को देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, अब इतना ही याद रखना, ठीक है। सेकंड आते हैं, तो यहाँ पे देखो एसीटीएच है, एंटीरियर लोब से एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये एडिसन्स डिजीज के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ पे होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स में, है ना, एक तरीके से इसको स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है। तो लेकिन इसका कहाँ से एक तरीके से फॉर्मेशन होता है एसीटीएच का? तो एक तरीके से आप देख सकते हो तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। टीएसएच स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये एक तरीके से आपका थायराइड को जो ग्लैंड है उसको एक तरीके से स्टिमुलेट करता है ताकि वहां से जो है एक तरीके से आयोडीन और इन सब कैल्सिटोनिन जो है एक तरीके से वो सब, है ना, उस सब को रेगुलेट करने वाला अगर कोई है, उसको एक तरीके से स्टिमुलेट करने वाला कोई वो है, तो ये हार्मोन्स है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवरऑल दूसरे ग्लैंड के ऊपर भी एक तरीके से इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एफएसएच, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रोथ से रिलेटेड है, जितने भी ये एसएच है ना, ये सब आपका ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है, हार्मोन्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एफएसएच ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। एलएच ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलएच को हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या होता है ना, दिस स्टिमुलेट्स द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। अब ये क्वेश्चन में आ जाएगा, है ना, आप बहुत हाई चांसेस है यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, तो वहां पे अगर ऑप्शन में आ जाए कि एलएच है, ठीक है, एफएसएच है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आएगा, बहुत हाई चांस है लोग इसमें फंसेंगे, बट आंसर होगा एलएच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। द रीजन आई एम, है ना, एक तरीके से इसको यहाँ पे एनलिस्ट कर रहा हूँ, उसको आप एक तरीके से समझना। तो एलएच है, एलएच को आप किससे याद रखोगे? एलएच यू विल रिमेंबर विद द ओव्यूलेशन। बहुत सिंपल सा है, बस इतना ही याद रखना है, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एलएच का एक तरीके से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और इन सब में एक तरीके से अगर आप देखने को मिलेगा कि अगर इसमें किसी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। एडीएच, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देख के चलना। जो एडीएच है ना, एडीएच, इसका फॉर्मेशन, इसका सिंथेसिस जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। हाइपो एक तरीके से थैलेमस में होता है। बट ये जो है एक तरीके से रेगुलेट इसका कहाँ पे होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एडीएच जो है ये वैसोप्रेसिन, इस तरीके से इसको याद रखना है, इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। और ये ना, ये एक तरीके से किडनी में, है ना, किडनीज में एक तरीके से जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन, है ना, एक तरीके से बोल लो वो प्रोसेस होता है वाटर का, ठीक है, जो किडनी में होता है, वो उसको एक तरीके से रेगुलेट करने वाला कौन है? तो एडीएच है। तो इसका आपको याद रखना है कि दिस इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है, बट इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पोस्टेरियर जो है लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके थ्रू, ठीक है। बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
ऑक्सीटोनिन यहाँ पे ये एडीएच के बाद हम एक तरीके से देखेंगे तो ऑक्सीटोसिन है, सेम हाइपोथैलेमस में इसका एक तरीके से प्रोडक्शन होता है, बट इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक तरीके से यहाँ पे याद में रखो कि इसका प्रोडक्शन जो होगा यहाँ पे होगा, बट रेगुलेशन जब ये किसमें एक तरीके से होगा तो पोस्टीरियर लोब जो है वो एक तरीके से इसको, है ना, एक तरीके से रेगुलेट करते हुए आप इसको देखेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन इसी दो पे अगर बन जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड ऑक्सीटोसिन को हम एक तरीके से, है ना, क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके से लव, अच्छा यहाँ पे LH लिख दिया तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखो कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये लव हार्मोन होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में बनता है। ऑक्सीटोनिन से हमें टोसिन से याद रखना है कि ये कहाँ पे बनता है, तो हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है, रेगुलेशन कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, पोस्टीरियर लोब जो हमने देखा, है ना। इस तरीके से हमें पिट्यूटरी ग्लैंड और PL को एक तरीके से याद रखना है ना। यूटेराइन जो कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये चीज आपको भी याद रखनी है। फिर आप देखो थायरॉक्सिन हुआ, है ना, ट्रायोडो, है ना, थायरोनिन हुआ। ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, थायराइड ग्लैंड को आपको एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ एडीएस एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये बहुत इजी वे में यहाँ पे समराइज किया, थोड़ा सा पिक्चर अनक्लियर है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आप मुझे वो करना। हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये याद हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है, ये जितने भी H वाले हैं उनको एक तरीके से प्रोड्यूस करता है, और जो पोस्टीरियर लोब है वो एक तरीके से रिलीज को कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन को और एडीएच को, जो मैंने बताया यहाँ पे ये एक तरीके से समराइज करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक तरीके से यहाँ पे याद हो जानी चाहिए। ठीक है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे क्या क्या है, T4 जो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, थायरॉक्सिन हुआ, है ना, उसके बाद ट्राइडोथायरोनिन हुआ। ठीक है, T4 T3, और ये कैल्सिटोनिन हुआ। अब ये कैल्सिटोनिन को आप थोड़ा सा यहाँ पे फिर से याद रख लो। जो कैल्सिटोनिन है ना, ये बहुत तरीके से आप, हो सकता है दिमाग से आपके उतर जाएगा, तो इसको आप याद रखना कि ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है, और ये कैल्शियम के बैलेंस को एक तरीके से रेगुलेट करेगा। तो ये थायराइड ग्लैंड को आपको यहाँ पे याद में, है ना, एक तरीके से रखना है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे, तो देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, ये मेलाटोनिन। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज, तो मेलाटोनिन। ठीक है, ये क्या करता है भाई, तो इससे आप याद रखना, ये स्लिप साइकिल के लिए एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक रिलेटेड है, तो ये किससे, किस ग्लैंड से रिलेटेड है, तो ये पीनियल ग्लैंड में। ठीक है, तो ये चीज आपको, है ना, यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मेलाटोनिन पे आएगा, प्रोलैक्टिन पे आएगा, है ना। फिर उसके बाद मैं, जैसे मैंने बताया था, ये ओव्यूलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे किडनी का, पैनक्रियाज का, सबको पता है, ये बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अगर पैनक्रियाज पे क्वेश्चन आता है, इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ठीक है, ये क्या है भाई, ये इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में, है ना, सिंथेसिस होता है लैंगर हैंस के थ्रू। ठीक है, लैंगर हैंस के थ्रू एक तरीके से सिंथेसाइजेशन होता है। तो इसमें एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अल्फा इज फॉर ग्लाइकोजन, अल्फा इज फॉर ग्लाइकोजन एंड बीटा इज फॉर द इंसुलिन। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में लैंगर हैंस, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज फॉर ग्लाइकोजन, बीटा इज फॉर इंसुलिन। ऐसे आपको याद रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसको कर जाओगे। ठीक है, पैनक्रियाज हमने देखा। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हमने मेलाटोनिन की वजह से देखा। ठीक है, ओवरी में हमें पता है ना। इसी तरीके से किडनी में हमें पता है, किडनी में वैसोप्रेसिन का हमने देखा क्या रेगुलेट करता है, तो रीअब्जॉर्प्शन वो करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। थायराइड ग्लैंड में कैल्सिटोनिन हमने ये चीज देखा है। तो चलो पिक्चर से अभी यहाँ पे आते हैं। अब कैल्सिटोनिन हमने देखा, थायराइड ग्लैंड है, लोवर्स ब्लड एक तरीके से कैल्शियम को और बोन हेल्थ को एक तरीके से जमाने में ये एक तरीके से काम करता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन का हमें बस ये याद रखना है कि फ्रॉम इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड हार्मोन, PTH, पैराथायराइड एक ग्लैंड है। अब पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, जो पैराथायराइड ग्लैंड है जस्ट, ना, थायराइड ग्लैंड के आसपास में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसको हम PTH हार्मोन्स के थ्रू ये जानते हैं। ठीक है,
तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? थायराइड ग्लैंड के जो है एक तरीके से उसके ऊपर देखने को मिलता है। इंसुलिन, पैंक्रियास, बीटा सेल्स, ये जो मैंने बताया लोअर है ना, ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटीज मेरिटनस, ठीक है, ग्लूकोजन अल्फा सेल्स के थ्रू, ठीक है। ये देखो सोमैटोस्टेनिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन भी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखो, जो सोमैटोस्टैटिन स्टैटिन है, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन को हम किस तरीके से याद रखते हैं, तो ये भी पैनक्रियास के थ्रू एक तरीके से आपको देखने को है ना मिलता है, और इसका जो एक तरीके से एक आप बोल सकते हो, तो ये रेगुलेट करता है ना, एंडोक्राइन एक्टिविटी को, और एक तरीके से इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन को, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सोमैटोस्टैटिन को एक तरीके से आप याद रखना है ना, कहाँ पे है? पैनक्रियाज एंड हाइपोथैलेमस में, ठीक है। इसका सेक्रेशन कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज एंड हाइपोथैलेमस में। तो जैसे आपको इंसुलिन आपको पता है, ठीक है, तो इंसुलिन को और उसको जो है एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए किसका एक तरीके से आपको है ना रोल देखने को मिलता है, तो दैट इज द सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, एड्रिनल मेडुला, ये दो चीज है। अब कॉर्टेक्स आ जाएगा, एड्रिनल मेडुला आ जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से है और वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। एड्रिनल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप इस लिखने के साथ में एक तरीके से याद रखना, इट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अगर यहाँ पे एक तरीके से अगर क्वेश्चन में आता है तो आप किसके ऊपर करेक्ट मारोगे, ठीक है, इट इज नॉट एड्रिनल मेडुला, इट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉर्टिसोल को याद रखोगे। क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि कॉर्टिसोल इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द विच। तो एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स नॉट द मेडुला, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एल्डोस्टेरॉन, द सेम, दिस इज आल्सो फ्रॉम द एल्डोस्टेरॉन, दिस इज आल्सो फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये भी एक तरीके से एड्रिनल ग्लैंड पे है, बट नाउ इट इज आल्सो फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ इसको भी हम एक तरीके से एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू एक तरीके से जानते हैं। और ये क्या करता है, ये जो है ना, दिस इंपॉर्टेंट इज पोटेशियम एंड सोडियम। तो इसके लेवल को एक तरीके से रेगुलेट करने वाला कौन है? एल्डोस्टेरॉन। अब ये पोटेशियम एंड कैल्शियम सोडियम को एक तरीके से करके क्या होता है, तो ये ना आपका बीपी कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, तो दिस इज द एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एंड एल्डोस्टेरॉन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड वेयर, इट इज रिलेटेड टू द है ना एड्रेनल ग्लैंड। तो अभी मैं इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस को एक बार करता हूँ, बस एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लो। एंड नाउ एड्रेनलिन, और सबको पता है ना, बहुत ही एक तरीके से ऑब्वियस है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एफिनेफ्रिन इसका एक नाम है, वो भी आप याद रखना। एंड एड्रेनलिन जो है ना, ये मेडुला में है, ठीक है। अब देखो एड्रेनलिन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दूं, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस है कि बहुत लोग इसमें आप गलत करेंगे, ठीक है। सबको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड में एक तरीके से ये एक तरीके से प्रोड्यूस होता है, बट वेदर इट इज कॉर्टेक्स और मेडुला, तो ये आपको याद रखना है कि जो एड्रेनलिन है वो कॉर्टेक्स में नहीं, वो मेडुला में होता है। बाकी जो एल्डोस्टेरॉन है एंड कॉर्टिसोल है, वो आपका किस ग्लैंड में होता है, तो वो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपको सिंथेसाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट एंड फाइट काइंड ऑफ हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नोरा एड्रेनलिन। ये किस तरीके से है, तो ये भी एड्रेनल है ना, मेडुला से आपको एक तरीके से इसको रिलेट करना होगा, ठीक है। इसको स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज इस तरीके से हाइपरटेंशन से हम एक तरीके से देखते हैं। एड्रेनलिन है तो आपको याद रखना होगा कि कॉर्टेक्स मेडुला से, ठीक है। मेलाटोनिन, हमने पीनियल ग्लैंड देख लिया है ना, एक तरीके से स्लीप डिसऑर्डर्स, और एक तरीके से इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक से जानते हैं। थाइमोसिन, थाइमस, मैचुरेशन, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये तरीके से टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी के लिए हैं, ठीक है। तो थाइमोसिन आपका एक तरीके से याद रखना होगा कि थाइमोसिन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। थाइमोसिन, थाइमो, ठीक, थाइमोसिन ये कहाँ पे है, तो ये थाइमस ग्लैंड में है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड को एक बार देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, दिस इज द थाइमस ग्लैंड, ठीक है, दिस यहाँ पे, ठीक है, दिस। तो अंडरगोज एट्रोफी ड्यूरिंग द अडल्टहुड, थाइमोसिन है ना, ये किस चीज से रिलेटेड है? थाइमोसिन इज रिलेटेड टू द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, है ना। ये एक तरीके से आपको
है ना, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर एक तरीके से आपको देखना होगा तो थाइमस ग्लैंड जो है ये एक तरीके से इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। फिर टेस्टोस्टेरोन आपको पता है, टेस्टिस सबको पता है, इनफर्टिलिटी, एस्ट्रोजन आपको पता है, ये भी एक तरीके से ओवरीज में आपको देखने को मिलता है ना। हमने स्पर्म को देखा था सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ओवरी को एक तरीके से देखा था सबसे लार्जेस्ट सेल। तो ये सभी चीज आपको जो पीछे पढ़ाई गई है वो आपको भूलना नहीं है। तो ये आपको पता है, ये एक तरीके से सेक्सुअल उसमें आपका एक तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान में और एक तरीके से प्रेगनेंसी को वो करने में, रिप्रोडक्शन में इन तीन चार है ना, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ओव्यूलेशन को आप नहीं भूलोगे, वहां पे ये दो ऑप्शन रहेगा, आप वहां पे इनकरेक्ट करके आओगे। तो ये चीज आपको बस याद रखनी है कि ओव्यूलेशन इज काज्ड बाय द एलएच विच इज, है ना, वो कहाँ से आता है भाई, हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, कहाँ पे एलएच, ये देखो ओवुलेशन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन क्रोनी, ये जो है एससीजी, गोनाडोट्रोपिन, प्लेसेंटा मेंटेन्स प्रेगनेंसी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब हमें जो दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन याद रहेगा कहाँ पे होता है, किसका क्या रोल है, स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, किस चीज का है, पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन किस चीज से रिलेटेड है ना, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। मिल्क, मिल्क का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक सिंथेसाइजेशन होता है, वो किस उसका उसको कौन सा हार्मोन एक तरीके से फैसिलिटेट करता है, तो प्रोलैक्टिन है। इसके अलावा मेलाटोनिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, एलएच हमने देखा था ओव्यूलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमने थाइमोसोनिन देखा था। ठीक है, थाइमोसोनिन देखा था, है ना, जो भी है थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है। तो इसका क्या रोल है, इसका रोल हमारा किसके कंट्रोल में है, इसका रोल है हमारा, हमने अभी जस्ट पढ़ा है यार, थाइमो थाइमोसिन, थाइमोसिन जो है ये एक तरीके से थाइमस के थ्रू आता है एंड इट रेगुलेट्स द ऑटो इम्यूनिटी, यस, इम्यून डिसऑर्डर्स एक तरीके से बोल सकते हो, थाइमस ग्लैंड में वहां से इसको हम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमने वैसोप्रेसिन को देखा, एडीएच, एडीएच, एडीएच वैसोप्रेसिन किडनी के रीअब्जॉर्प्शन में इसका यूज होता है, बट इट इज बीइंग प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में होता है, बट इसका रिलीज जो होता है, दिस इज बीइंग डन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पीएल, है ना, प्रोटेरियल लोब। और जितने भी एच ग्रोथ हार्मोन है या एफएसएच है या जितने अलग है वो हैं, वो कहाँ से होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से हमें उनको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप वहां से एक तरीके से याद करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीजें, हाँ, अब यहाँ पे दो चीज था, एड्रेनलिन ग्लैंड पे, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एड्रेनल ग्लैंड जो है, इसमें क्या था, एक था कॉर्टेक्स और एक था मेडुला। तो कॉर्टेक्स में क्या है और मेडुला में क्या है, यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट वाला एड्रेनलिन जो है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये मेडुला से है। एक और था नॉर समथिंग एड्रेनलिन करके, वो भी यहाँ पे मेडुला में था। कॉर्टेक्स में क्या था, कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल था, ठीक है, एंड क्या था, एल्डोस्टेरॉन था, एल्डोस्टेरॉन था। ठीक है, इसका क्या है, इसका भाई पोटेशियम एंड सोडियम कंट्रोल था। व्हाट दिस कंट्रोल, दिस कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से याद होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कौन वो करता है, ये कौन करता है। ठीक है, कॉर्टिसोल का क्या रोल है, कॉर्टिसोल का रोल हमने देखा, दिस इज फॉर द एक तरीके से, है ना, एडिशंस, ये वही एडिशंस जो है ना, वो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, एड्रेनल ग्लैंड को। ठीक है, तो ये रहा हमारा आपका, है ना, एक तरीके से बोल सकते हो कि किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट था हमारा क्या बोलते हैं, हार्मोन्स का। ठीक है, चलो अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है कि विटामिन का काफी इंपॉर्टेंट आता है, हर टाइम पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेटिना, ठीक है, रेटिनॉल आपको पता है एक तरीके से इसका, हाँ, है ना, इसकी वजह से आपको कौन सा एक तरीके से बीमारी देखने को मिलता है, वो भी आप यहाँ पे मुझे कमेंट में करके बताओगे। यहाँ पे साइंटिफिक नेम हमने एक तरीके से दिया है, ये साइंटिफिक नेम जो मतलब डिफिशियंसी है ना, उस डिफिशियंसी से क्या होता है वो सबको पता होता है। ठीक है, बट द थिंग इज कि साइंटिफिक नेम पे हम कभी कभी, है ना, एक तरीके से क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो रेटिनॉल है, ठीक है, ये विटामिन ए रेटिनॉल, आपको पता है ब्लाइंडनेस, है ना, कुछ है ना, आपने पढ़ा होगा इसके कमी से क्या एक तरीके से रोग होता है। विटामिन बी 1 थायमीन, ठीक है, बी 2 ड्राइबोफ्लाविन, बी 3 नियासिन। ठीक है, अब ये निकोटिनिक एसिड है, क्या इसका रोल होगा, है ना, निकोटीन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो विच हेल्प्स इन व्हाट, ठीक है,
ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो भी हम निकोटीन कभी कभी है ना लेते हैं तो वो हमें किस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखते हुए जाना है, ठीक है। तो रेटिनॉल आपको याद होगा विटामिन ए से, थायमीन आपको याद होगा विटामिन बी 1 से, राइबोफ्लेविन बी 2 से, है ना, नियासिन आपको बी 3 याद रखना है, पेंटाथोनिक एसिड, ये पेंटा पेंटा बी 5 आप इसको कर ले जाओगे, कभी नहीं भूलेगा, ये एग्जाम में आएगा, आप मार दोगे, ठीक है। तो इस पे वो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जो चीज भूलेगी वो चीज देखनी है। तो यहाँ पे 6 याद रखना, ठीक है। B6 क्या है? डॉक्सिन, ठीक है। सीन 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 6 ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप याद रखना। अगर वहां पे मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाए तो विटामिन ए कोई नहीं बोल रहा है, B1 B2 B3 B5 B6 में आपको सीन अब कहीं नहीं भूलेगा, पेंटाथोनिक कहीं नहीं भूलेगा। तो B5 B6 आप इजिली वे में कर ले जाओगे। B2 B3 B1 में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। अब आप कैसे याद करोगे, ठीक है। तो अभी हमने है ना टी सेल थेरेपी देखा था, TRNA, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लो। तो थायमीन क्या है? B1 है। ये क्या है ना, आपको राइबोफ्लेविन क्या है? ये B2 है। नियासिन क्या है? B3 है, ठीक है। B4 आपको नहीं है, पेन B5 से आपको पता है, ये आपको छोड़ दो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बायोटीन, बायोटीन का क्या रोल है, ठीक है। बहुत सारे आपको पता है कि विटामिन एच इसको बोलते हैं, और बहुत सारे जो अभी है ना हेयर के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें आपको पता है वो लिखते हैं कि दिस पर्टिकुलर कंटेन्स द बायोटीन, ठीक है। तो बायोटीन का क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए। B7, ठीक है। बी इसको विटामिन एच भी बोलते हैं कई कोई लोग, ठीक है। तो आपको बॉटमिन का वो होना चाहिए। अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी जो है 9 को नहीं बोलता। फोलिक एसिड आपको पता है इसकी कमी से कभी हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। B9 के कैप्सूल्स देते हैं डॉक्टर्स, तो ये चीज आपको नहीं भूलेगी, ठीक है। B9 आपको नहीं भूलेगा। बायोटीन, पिरिडॉक्सिन एंड पेंटाथोनिक, ठीक है। इन चार में, ठीक है, ये तीन को आप ऐसे याद रखो, ठीक है। P5 से, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 5 से पेंटा होगा कुछ, 6 से सीन होगा कुछ, ठीक है, पिरिडॉक्सिन, 7 से बायोटीन, ठीक है। अब ये आपको हो गया। 9 से आपको फोलिक एसिड याद रहेगा, ठीक है। फोलिक एसिड आपको याद रहेगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, ये आपको पता है विटामिन 9 का कैप्सूल एक तरीके से डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, फोलेट वहां पे हमें देखने को। 12 साइनोकोबालामाइन, ठीक है। सब किसी को ये याद रखता है, ठीक है। जो ऊपर के तीन है अभी मेरे साथ लिखना, B1 B2 B3, ठीक है, B5 B6 B7 B9 एंड B12, ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया था? TRNA को छोड़ देंगे, पेंटाथोनिक एसिड, पिरिडॉक्सिन, ये देख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। यहाँ पे बायोटीन, ठीक है, बायोटीन, यहाँ पे फोलेट, ठीक है, और यहाँ पे साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे थायामीन है, यहाँ पे राइबोफ्लोविन है, ठीक है, यहाँ पे नियासिन है, ठीक है, यहाँ पे पेंटाथेनिक एसिड है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। और ऊपर में क्या था? ऑब्वियसली बात है, रेटिनॉल था, ठीक है। तो ये आपको विटामिन ए से याद रहेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। इसको 2-3 बार आप देखोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। विटामिन सी, स्कर्बी, स्कॉर्बिक एसिड सबको कोई को पता होता है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो ये चीज हम इसमें इतना नहीं लाएंगे। कैल्सीफेरॉल्स हमने ये देखा, विटामिन ई, टोकोफेरॉल एंड फिलोक्विनिन एक तरीके से विटामिन के, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। एक तो इन सब की डिफिशियंसी से क्या चीज बनेगा, ठीक है, कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्कर्वी, रिकेट्स, है ना, फिर डी से ये रिकेट्स होता है, सी से स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन बी से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि बायोटीन में आपका गंजापन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका ये फोलिक एसिड में आपको एक तरीके से इनफर्टिलिटी और इन सब की प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है, फोलेट वगैरह की इन सब की कमी से, ठीक है। टोकोफेरॉल्स एक तरीके से आपको एंटी ऑक्सीडेंट है, फिलोक्विनिन एंड मेनाक्विनिन आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग को, विटामिन के जो है एक तरीके से आपकी ब्लड क्लॉटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इसका कमी हो जाता है तो आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारी हैम्पर होती है, ठीक है। तो डिफिशियंसी पे क्वेश्चन बनता है। 2-3 चीज और है, एक आप ये याद रखना, ADE के, ठीक है, ADE के एंड B एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ADE के है और ये B एंड C है, इसमें वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल
और फैट सॉल्युबल, इस पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। डिफिशियंसी पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हमें याद रखना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैट सॉल्युबल, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल, ठीक है, नॉट अ फैट सॉल्युबल। अब यहाँ पे दे दिया, ऑप्शन में दे दिया बी, सी, ए, डी, ई, के, ठीक है, एंड ए, के, ठीक है। अब आप क्या मारोगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा, एक तरीके से जो परमुटेशन कम्बिनेशन वहां पे दिए होंगे तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देखना होगा। तो विटामिन पे डिफिशियंसी, उनका साइंटिफिक नेम ये बहुत ही है, इजी आएगा, इसको आपको कहीं भी गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा, ये जो सेक्शन है वो थोड़ा सा हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम इसको क्वेश्चन तक जो है लेके जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, तो हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बता देता हूँ आपको, एक तरीके से याद रखना है। हमने कॉर्ड नोटोकॉर्ड के बारे में याद ये डिस्कशन किया था। व्हाट इज नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, कॉर्डाटा, कोरडाटा, ठीक है, एंड नॉन कोरडाटा, नॉन कोरडाटा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये हमने देखा था, व्हाट इज कोरडाटा एंड व्हाट इज नॉन कोरडाटा। वर्टिब्रे, वर्टिब्रे, ठीक है, ये क्या होता है, वर्टिब्रे कॉलम्स क्या होते हैं, नॉन वर्टिब्रे, इनवर्टिब्रे, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको दे दे क्वेश्चन में मोलस्का है, ठीक है, मोलस्का है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, मोलस्का है, ठीक है, एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं। अब इसमें दे दे कि इनमें से कौन सा इनवर्टिब्रे है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बेसिस पे वर्टि कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन होता है। फिर हमारा क्लासिफिकेशन होता है किसमें, हमारा क्लासिफिकेशन होता है किंगडम में, 5 किंगडम में, ठीक है। तो 5 किंगडम में कौन कौन से एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, तो आप देखोगे मोनेरा है, ठीक है, प्रोटिस्टा है, फंगल्स है, ठीक है, उसके बाद प्लांटी है एंड एनिमल है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, इस फिगर में देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस एंड प्लांटी, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस ये क्लासिफिकेशन के ऊपर में क्वेश्चन सीधा बनता है, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसको देने वाला कौन था, तो आपको एक नाम याद होना चाहिए विटेकर का, ठीक है, विटेकर या विटेकर, ठीक है, ये है एक तरीके से आपको आएगा, अब मार दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये देखना है। कोडाटा, नॉन कोडाटा, मैंने कल ही आपको एक तरीके से इसका बताया था। ये जो ब्लैक कलर की आपकी एक तरीके से है ना वो चीज दिख रही है, दिस इज द एक तरीके से नॉन, दिस इज एक नोटोकॉर्ड, विच नोटोकॉर्ड इन एवोल्यूशन गेट्स इनटू, है ना, गेट्स इनटू द डेवलप्ड वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रे कॉलम जो होता है वो रीढ़ की हड्डी जो है, जो स्केलेटन बनाती है, उसके ऊपर में एक क्लासिफिकेशन आपका देखने को मिलता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। तो कॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो एक तरीके से कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा में स्पीसीज को एक तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, ये जो यहाँ पे ये जो चीज दी हुई है, वायरस, वायराइड्स, प्रायंस एंड लिकेंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, अभी इस पैराग्राफ को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आऊंगा इस पे, वापस आऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज दिस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि जो किंगडम है, ठीक है, एक एक यहाँ पे एक पिक्चर ये है, जस्ट अ सेकेंड, वो पिक्चर आई थिंक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ना, उसमें एक तरीके से आप ये समझो कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, उसमें आप देखोगे तो हम बहुत सारा एक तरीके से डिवीजन करते हैं, ठीक है। जो डिवीजन करते हैं वो चीज आपको एक तरीके से याद रखना होगा, ठीक है, तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे हम ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने किंगडम एक तरीके से में वो किया है, तो सबसे पहले हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, ये शायद यहाँ पे मैंने डालना भूल गया, ठीक है। तो किंगडम है, या डाला तो था यहाँ पे, आई पुट इट समवेयर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, नो, आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन इट, और कहीं पे उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हम यहाँ पे थे, ठीक है, रुको, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि हम किसी चीज को एक तरीके से जो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, उसको हम एक तरीके से पहले किंगडम में, उसके बाद है ना फाइलम में, ठीक है, किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास, है ना, क्लास, उसके बाद ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, ऐसे फैमिलिया, ठीक है, इस तरीके से लिख के आता है, फैमिली, जेनस एंड स्पेसीज, जेनस एंड स्पेसीज, ठीक है, इस तरीके से हम वो करते हैं। ये जो है ना टैक्सोनॉमी का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें क्या बोलते हैं हम इसको, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ये जो टैक्सोनॉमी है, इसमें ये क्लासिफिकेशन है, किंगडम सबसे ऊपर, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, ओ सॉरी, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा? इसको। तो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, आप मेरे साथ में ही याद करना। एक्चुअली आई एम ऑल्सो, है ना, रिमेम्बरिंग विद यू गाइस, ठीक है। तो किंगडम था, ठीक है, किंगडम था, फिर फाइलम था, किंगडम था, फाइलम था, फिर क्या था, क्लास था, ठीक है, ऑर्डर था, सॉरी, फाइलम था, क्लास था, ऑर्डर था, ठीक है, उसके बाद फैमिली था, फैमिली था, जेनस था, फिर क्या था, स्पेसीज था, ठीक है। तो याद होगा, फिर से लिखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, फैमिली, फिर जेनस एंड स्पेसीज। क्या ये सही है? फाइलम, सॉरी, ये था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। अब ये जो जेनस है, स्पीसीज है ना, जेनस एंड स्पीसीज, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आया? विच ऑफ दिस इज अ बायो बाई बाई टैक्सोनॉमी, ठीक है, बाई टैक्सोनॉमी में ये दो कौन से होते हैं, तो उसमें दिया था ऑप्शन में, किंगडम एंड फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, जेनस एंड स्पीसीज। तो जेनस एंड स्पीसीज को आपको यहाँ पे कहीं आपको आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है, इसमें ही मैंने कहीं पे नोट किया हुआ है, ठीक है। तो चलो आते हैं। अब देखो, ये किंगडम में सबसे पहले क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, प्लांटी, एनिमिलिया, एनिमेलिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना भाई, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, जो सबसे पहले ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, सेल्स में हमने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोट होगा, हाफ उसमें कुछ चीजें प्रोड्यूस हुई होंगी, हाफ चीजें कुछ चीजें अनप्रोड्यूस हुई होंगी, ठीक है। प्रोड्यूस होने के बाद उसमें कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है, जिसमें चीजें तो होंगी बट वो किसी एक सेल वॉल के अंदर में होंगी, बट वहां पे नॉन कोआडाटा ये जो है वो चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, और कुछ कुछ वहां पे सेल्स के जो बेसिक फीचर्स है वो वहां पे देखने को मिलेंगे, बट पूरी तरीके से विकसित होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तो सबसे पहले है कि जो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो वो एक तरीके से है ना, पूरी तरीके से अभी यूकैरियोटिक में चेंज नहीं हुआ है, और वहां पे सारे फीचर्स जो आपको प्रोकैरियोटिक तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो फीचर्स है वो देख लेते हैं, आपको ये आगे समझने में इसके आसानी हो जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक में सेल टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, सॉरी। तो यहाँ पे जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम में जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द यूकैरियोटिक सेल्स, तो वहां पे क्वेश्चन में आंसर में क्या आ जाएगा, मोनेरा, ठीक है। अब सेल वॉल होगा, बिल्कुल होगा, विदाउट सेल वॉल जो है अगर नहीं होगा तो चीजें फैल जाएंगी और वो एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेल वॉल होता है, ठीक है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है बट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये किस तरीके से, प्रोटेस्टा में कुछ में होता है, किसी में पूरी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है, एनिमल में जो सेल वॉल होता है वो एक तरीके से एब्सेंट होता है, और यहाँ पे नॉन सेल्यूलोजिक होता है, ये चीज आपको याद रखनी है मोनेरा में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, आपको पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने का मतलब चीजें एक डिफिनेट है ना उस स्ट्रक्चर में है, और वहां पे जो हर एक प्रोडक्शन है अलग अलग एक तरीके से रोल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का, न्यूक्लियस का, वो सारी चीजें डिफाइंड है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनिज्म सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है,
ठीक है, यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन करते हो, टिश्यू एंड ऑर्गन, ये सारी चीजें आपको पता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिज्म, ये हमने पढ़ा था, ऑटोट्रोफिज्म, ठीक है, हेटरोट्रोफिज्म, ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऊपर में देखी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज है जो आप एक तरीके से याद करके चलोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रिवाइज करोगे, किंगडम है ना, वो पहले तो क्लासिफिकेशन आप देख लोगे कि क्या था, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पेसीज, याद हो गया, ये बायोटेक्सोनॉमी हो गया, ठीक है। मोनेरा एक तरीके से सेलवाल सेल्यूलोजिक होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है किसमें, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होता है, सिवाय की जो है आपका मुनेरा में, ठीक है। मुनेरा में अब क्या होते हैं, मुनेरा में सबसे पहले जो आप ये जानो कि मुनेरा में चीजें आती हैं जो हैं वो होती हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो हमने देखा था ऊपर में, है ना, बहुत सारे बैक्टीरियल एक तरीके से डिजीज हमने देखे थे। तो वो जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं या कई सारे बैक्टीरिया जो फायदेमंद होते हैं, वो सब किस में आते हैं, तो मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद मेथानोजेंस, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, कुछ टर्म्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो चीज आप देखते जाना। एक है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। अब ये जो है ना, ईयू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा देखना है। मैथेनोजेंस, ठीक है, मेथेनोजेंस, यहाँ पे मेथेनोजेंस, ये कौन सा है, ठीक है। तो ये सब पे कुछ कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन आवर गट, ठीक है। तो गट ऑफ सेवरल रिमिनेंट ऑफ एनिमल, तो मेथेनोजेंस होते हैं, ये आपका क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनका रोल वही बायोगैस प्रोड्यूस वो करने के लिए होता है। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास अलग अलग सेल वॉल का वो होता है, ठीक है। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में एक तरीके से पाए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये यूपीएससी में एक तरीके से क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, कि स्टेटमेंट में आया था कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी एक तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ था हेलोफाइल्स, है ना, एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स जो होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स आर व्हाट, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं, ठीक है, और मैं इसमें पूछूं दीज आर मोनेरा, ठीक है, ये प्रोटिस्टा है या फिर फंगल है या फिर प्लांट है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इन दो में कंफ्यूजन होगी। और मोनेरा में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फंगस है, वायरस है कि बैक्टीरिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए बैक्टीरिया है। और कौन से बैक्टीरिया है, तो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। मैथोजेंस, मेथेनोजेंस क्या है, ये एक तरीके से गट में पाए जाते हैं काऊ, और उसमें मेथेन गैस के सिंथेसिस में इनका रोल होता है। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू बैक्टीरिया। तो अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप इसमें क्या मारोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू बैक्टीरियाज जो है ये आपका एक तरीके से ट्रू बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हाँ, अब ये देखो, हम जानते हैं साइनो, ये मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है, जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इसको आप जानते हो ब्लू ग्रीन एल्गी से भी आप एक तरीके से जानते हो, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप जानते हो। अब जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी अगर आप देखोगे ना, तो एल्गी एक तरीके से आप इसको प्लांट में जाओगे, ठीक है, आप एल्गी सुन के इसको प्लांट में लेके जाओगे, बट साइनोबैक्टीरिया ये जो है ना, एल्गी जो है, ये एक तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है मोनेरा में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्वेश्चन ऐसे देगा, साइनोबैक्टीरिया देगा तो ऑब्वियस सी बात है आप बैक्टीरिया मारोगे और बैक्टीरिया सोच के आप मोनेरा जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एक स्टेटमेंट में कहीं छुपा के दिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, मोनेरा, ठीक है, इज कैटेगराइज्ड एज मोनेरा, आप इसको गलत मार दोगे, बट द स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने एल्गी देखा, आपने सोचा ये प्लांट है ना, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई है, ये चीज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो आपको ये याद रखना होगा। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, फ्लेमेंटस होते हैं, और फ्रेश वाटर और मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी दोनों में ये देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये पॉल्यूशन और उसमें नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि दीज आर द साइनोबैक्टीरियाज आर द, ये क्या बोलते हैं एक तरीके से आपका, है ना, मोनेरा क्लासिफिकेशन में आते हैं, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में नहीं आते, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में आपको ये पता है नॉस्टोक एंड एनाबेना, ये किस तरीके से होते हैं, तो आपको ये पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनको हम देखते हैं, ठीक है।
माइकोप्लाज्मा आपको पता है दैट कॉम्प्लेक्स है ना, इनका जो एक तरीके से लैका सेल वॉल। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये एक तरीके से है ना, ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको याद रखनी होनी चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन दैट इज द माइकोप्लाज्मा एंड इट इज बीइंग कैटेगराइज्ड इन द मोनेरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोनेरा में। आप ये याद रखोगे, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा में, मोनेरा के ऊपर चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हमने देखा था, सेल्यूलोजिक एक तरीके से सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था बैक्टीरियाज होते हैं मोनेरा में, ठीक है, बैक्टीरियाज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने ये देखा आर्की बैक्टीरिया में एक्सट्रीमोफाइल्स हमने देखा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हमने बैक्टीरिया में डाला, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या हम इसमें डालेंगे, बिल्कुल हम मोनेरा में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने माइकोप्लाज्मा को देखा कि दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच है ना, जो कि विदाउट है ना, जो लिव कर सकते हैं विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लिक होनी चाहिए, जब एग्जाम में आएगा तो ये चीज आपको वहां पे क्लिक हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो है आपको पता है कि वेल डिफाइंड इनका न्यूक्लियस होता है, क्यों, क्योंकि ये अब ये यूकैरियोटिक में आ चुके हैं। तो यूकैरियोटिक में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, इनके अंदर सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे क्रीसोफाइट्स, क्रीसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स। अब ये सब क्या है, प्रोटोजोआ आपको पता होगा, प्रोटोजोआ अगर आएगा तो आप ये जान जाओगे कि दीज आर द प्रोटिस्टा, ठीक है। लेकिन जैसे जो समंदर में है, जो समंदर में है क्या है, फ्लैजिलेट्स हैं। तो पहले तो ऐसे याद रखना, जो फ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, फ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, यूग्लिनाइट्स हैं, ठीक है, ये सब ना जो थोड़े से अजीब अजीब से नाम तुम्हें दिखेंगे, ये क्या है, ये स्लाइम मोल्ड्स, ये सब क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा एक तरीके से दिखेगा कहाँ पे, तो समुद्र में, ओशन में ये सब तरीके की प्रजातियां मिलती है, ठीक है। इनको हम किस तरीके से देखेंगे, तो इनको हम प्रोटिस्टा के तौर पे देखेंगे। यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं, इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सारी चीजें एक तरीके से अच्छे से है ना, एक तरीके से आप देखोगे तो इनमें देखने को मिलता है। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, अब ये सेक्सुअली भी हो सकता है ना, सेक्सुअली भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, ये प्रोड्यूस तो कर चुके हैं, मतलब इतने बड़े तो हो गए हैं, लेकिन इसमें जो वो है वो सेक्सुअली भी हो सकता है एंड असेक्सुअल भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी में जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, किसी तरीके से वो पूरे तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो गए, कुछ हैं जो प्लांट्स के एक तरीके से उसमें अभी जा रहे हैं। तो वहां पे सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों तरीके का एक तरीके से आपको फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं फंजाई में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको क्राइसोफाइट्स है ना, फ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, ये सब किस में आते हैं, तो प्रोटिस्टा में आते हैं। क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, ठीक है, मैं ऐसे नाम दे दूंगा कि आप उसमें जो है देखोगे कि भाई ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एल एच 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 का बताया था ना ट्रिक, हार्मोन्स में जहां पे भी एच आएगा तो वो मोस्टली कहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड के है ना, एंटीरियर लोब से एक तरीके से प्रोडक्शन वहां पे होता है। बट अगर मैं ये दूं कि नाम में कि जैसे फाइट्स है, ठीक है, जैसे ये बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे जिनके एंड पे फाइट्स होगा, ठीक है, तो ये क्या होंगे तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अभी आपको आगे आएगा। तो जैसे फ्लैजलेट्स बताया था तो वो प्रोटिस्टा में जाएगा, फाइट्स जो जाएगा है ना वो किस में जाएगा, वो आपका फंजाई में जाएगा। तो अभी इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है, ट्रिक आप देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सी वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज, यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, बट देयर इज अ समवेयर आई हैव रिटन इट। चलो ये अभी आएगा, ठीक है, हाँ आगे आएगा, तो वहां पे दिखा दूंगा। लेकिन ये आप समझना, ये एक तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा देखना है, जो जहां पे फाइट्स आएगा, ठीक है, वो आपको एक तरीके से याद रखना है कि फंजाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वीट रस्ट कॉजिंग, यहाँ पे हाँ ये एक याद रखना कि जो वीट रस्ट है वो किससे होता है, फंगस से होता है, एंड ये पकिनिया, ठीक है, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, PUCCINIA, इसको याद रखना कि वीट्रस्ट होता है, ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, और ये एक तरीके से फंजाई है। पेंसिलियम एक तरीके से वो है सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है, ये जो मैं बोला था ना फाइट्स,
तो फाइट्स अभी भी आएगा, आप ये याद रखना कि ये क्या है, ये फंजाई है। और फाइट्स एक तरीके से आप ये याद रखो कि ये एक तरीके से, है ना, कि अपने उसके लिए ऑटोट्रॉप्स होंगे या हेटेरोट्रॉप्स होंगे, तो यहाँ से एक तरीके से हेटेरोट्रॉप्स का आपको देखने को मिलेगा। ये होस्ट पे अपने डिपेंड करेंगे, ठीक है। पैरासिटिक कई सारी नेचर जो है पैरासिटिक की, वो आपको फंजाई में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किंगडम एक तरीके से एनिमेलिया में। तो यहाँ कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा मैंने बताया, वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड डिफरेंशिएट इन द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। ये डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन में दे देगा कि कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा इज बीइंग कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट एंड अब्सेंस पे आप क्या करते हो, एनिमल किंगडम को एक तरीके से डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फाइलम, फाइलम मैंने बताया था किंगडम फाइलम, ठीक है ना, क्लास ऑर्डर, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पेसीज, ठीक है। तो फाइलम क्या मैंने बताया था, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, है ना, फैमिली जेनस एंड स्पेसीज, ये दोनों बाइनॉक्सियल एक तरीके से हैं। जैसे आपने ये नहीं देखा है, हम्म, कुछ कैसे मैं बताऊं, कोई एक नाम आएगा स्पेसीज का, तो वहां पे हम इसको देख लेंगे। तो वहां पे दो टर्म ऐसे यूज की जाती है, तो वो दो टर्म, पहली जो लास्ट टर्म होती है वो स्पेसीज बताती है और दूसरा जो है वो जीन बताता है, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या चीज लिखा है, फाइलम क्या है, प्रोरीफेरा है, स्नेडेरिया है, प्लेटिथेमाइंस है, एस्केमीन्स है, एनालीडा है, एंथ्रोपोडा है, एकिनोडोर्माटा है, मुलस्का है, ठीक है। अब ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, ये सब नॉन कॉर्डाटा है। तो मैंने बोल रहा था ना, जैसे कुछ कुछ में कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा, मतलब कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा, ठीक है। तो कॉर्डाटा में आपका क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कॉर्डाटा में नहीं प्रेजेंट होगा। जहां नहीं प्रेजेंट होगा उसमें वर्टिब्रल कॉलम हमें देखने को नहीं मिलेगी। मछली में रीढ़ की हड्डी मिलती है, कॉर्डाटा है। एनिमल में रीढ़ की हड्डी मिलती है, कॉर्डाटा है। एम्फीबियंस रीढ़ की हड्डी मिलती है, कॉर्डाटा है। मोलस्का में मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो नॉन कॉर्डाटा है ना। जेली फिश में मिलेगी, अगर मिलती है, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट अगर मिलती होगी तो वो नॉन कॉर्डाटा में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा, हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज, जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है तो देखते हैं। तो देखो फाइलम प्रोरीफेरा, स्नेडेरिया, ठीक है, प्लेटिथेल्माइंस, है ना, एस्कलमीन्स, एनालीडा, एंथ्रोपोडा, है ना। एंथ्रोपोडा में क्या है, एंथ्रोपोडा में ये अर्थवॉर्म्स वगैरह क्या है, ये एंथ्रोपोडा है, ठीक है। एंथ्रोपोडा, है ना, एनालीडा, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक्नो डर्माटा, मोलस्का, ठीक है, ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। रेस्ट आर द कॉर्डेट्स इन द विच सब फाइलम वर्टिब्रेट्स आर कैटेगराइज्ड, है ना, कैटेगराइज्ड एज अ क्लास, ठीक है। अब इसमें कॉन्ड्रिकथाइंस, ऑस्टी ऑस्टी ऑस्टिथाइस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मेमेलिया, ठीक है। अब ये तीन चार, इसमें भी नॉन कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा में इस तरीके से इनको वो किया है। अब ये याद रखना, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स हैं, उसमें ये ट्यूनिकेट्स एंड लेंसलेट्स, ये जो है ये इनके पास नहीं होता, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बट इनको फाइलम कॉर्डाटा में एक तरीके से डाला जाता है। तो ट्यूनिकेट्स एंड लेंसलेट्स को आपको एक तरीके से याद रखना है, ठीक है। बस इतना बहुत है भाई, इससे ज्यादा मत याद करना, दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बस आपको ये बता दिया, फाइट्स आएगा, फंगल में जाना, है ना, जितने भी फ्लैजलेट्स वगैरह जाएंगे तो प्रोटिस्टा में जाना, आर्की बैक्टीरिया, एक्स्ट्रोफाइल्स, ये सब देख के जाना, ठीक है। एग लेइंग एनिमल्स, ओविपोरस, ये आ जाता है क्या, कौन सा ओविपोरस होता है, कौन सा विविपोरस होता है, ठीक है। ओविपेरस एंड विविपोरस, ठीक है, विविपोरस। लेगेइंग एंड नॉन लेगेइंग, तो इसमें लेगेइंग कौन है, जिसमें भाई जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपोरस बोलते हैं, ठीक है। तो ओविपोरस अंडे जैसा, वहां पे एक आपको दिखेगा, ओ से अंडा, आप याद रखना। ओविपोरस जो है आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो वो है। तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग कॉल्ड द विविपोरस, तो जिनका बच्चे हमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं वो विविपोरस होता है। और जैसे मैमल्स में, और बाकी जो अंडे देते हैं वो एक तरीके से, मछली अंडा देती है, ठीक है, सांप अंडा देता है, ठीक है, जो क्रोकोडाइल है वो देता है, ऑस्ट्रिच देते हैं, बर्ड्स देते हैं, वो सब क्या है, वो सब ओविपोरस है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑल बर्ड्स आर ओविपोरस, तो भाई सबका पता नहीं ना आपको, कंगारू अंडा देता है क्या, कंगारू अंडा देता है या विविपोरस है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सेप्शंस याद रखना पड़ेगा, जहां पे आल है या क्या है, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो है। अब जैसे वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आप थोड़ा सा देख लो, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, एंड दे कैन नॉट कंट्रोल, उनको बाहर के इन्वायरमेंट से चीजों को अपने लिए
वो करना पड़ता है, ठीक है। तो दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिस्पेक्टिव ऑफ द वो, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। reptiles insects outside amphibians are the fishes are the cold blooded, ठीक है, their body temperature changes as per the external volume, हमारा नहीं चेंज होता, तो वी आर द वार्म ब्लडेड एंड द जो रेस्ट है वो कोल्ड ब्लडेड है। तो वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड में आपको पता होना चाहिए कि वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। तो वार्म ब्लडेड में जो बाहर का टेम्परेचर है उससे वो चेंज नहीं कर पाते और उनको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। यहाँ पे प्लांटाई में आते हैं, तो किंगडम प्लांटाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले याद होना चाहिए, मैं आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो किंगडम प्लांटाई में ये चार, एक तो ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स मतलब जो ये एल्गी वगैरह है, ठीक है, एल्गी है वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से सॉरी एल्गी भी है ऊपर में, तो एल्गी, ठीक है, मैंने बताया था एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट अंडर प्लांटी, ये याद रहेगा, ठीक है। फिर एल्गी है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे का देख लेते हैं। एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एल्गी, आपको पता है ब्रायोफाइट्स में लाइवॉट्स और मॉसेस, मॉसेस जो होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेरिडोफाइट्स है ना, ये यहां से आपको एक तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम आपको देखने को मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू जाइलम एंड ट्रू फ्लोएम आपको देखने को मिलना हो जाता है। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू, है ना, एक तरीके से जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आपको देखने को मिलेगा, तो दैट आर द टेरिडोफाइट्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा, देखो, द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड एज द ब्लू ग्रेन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर, ठीक है, द लिस्ट ऑफ द ये एल्गी एनीमोर मतलब इनको हम मोनेरा में क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिक्सेशन ऑफ दिस करंट बाय एल्गी, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे इंक्रीज द डिसॉल्व ऑक्सीजन इमीडिएटली, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, दे आर द पैरामाउंट दिस कंपाउंड एनर्जी रिच फूड, एल्गीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल्गीन क्या है, ब्राउन एल्गी है, कैराजीन जो है रेड एल्गी है, क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन यूज्ड एज द फूड सप्लीमेंट इन द स्पेस ट्रैवलर। तो क्लोरेला को आपको याद रखना है, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है वही चीज मेंशन है, तो क्लोरेला को आपको याद रखना है, ये स्पेस ट्रेवल में हम खाने के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से एल्गी है जिसको हम स्पेस ट्रेवल में एक तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, मॉसेस, मॉसेस आपको पता था, मैंने क्या बोला था, लाइव वॉट्स, ठीक है, एंड मॉसेस। तो मॉस आपने देखा होगा ना, लाइकेन है, ये सारी चीजें, तो ये सब जो मॉसेस होते हैं ये सब किस में आते हैं, तो मॉसेस जो होते हैं ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स क्या होता है, फर्न्स, फर्न्स जो होते हैं ना, झाड़ियां वगैरह, ये जो छोटे छोटे झाड्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा देखने को शुरू हो जाता है। तो मॉसेस आर द ब्रायोफाइट्स एंड डू नॉट हैव द ट्रू रूट्स और स्टेम। तो इसमें क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स, तो ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स आपको कहाँ देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में नहीं देखने को मिलेगा, एल्गे में कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। राइजोबियम वगैरह ये सब क्या होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब ब्रायोफाइट्स को ना एक तरीके से इनको एम्फीबियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियम बिकॉज दे रिक्वायर, है ना, वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ये याद रखना है कि वाटर का रिक्वायरमेंट ब्रायोफाइट्स को इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर द फर्टिलाइजेशन, और इनको हम एक तरीके से बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनका वाटर और इसमें दोनों में एक तरीके से देखने को मिलता है, एंड इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन, इसलिए ब्रायोफाइट्स को आप याद रखना, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में लाइववॉट्स एंड मॉसेस आपको पता होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, इसको रट लेना, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस एंड दे रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। स्टेटमेंट में आएगा, बहुत हाई चांस है वो गलत होने के। फिर से देख लेते हैं, एनिमल प्लांटेई, ठीक है, क्या है इसमें, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी याद रहेगा, ये इसमें नहीं आते हैं। ब्रायोफाइट्स हैं, एम्फीबियंस बोले जाते हैं, ठीक है, लाइववॉट्स, मॉसेस इसका एक तरीके से एग्जांपल है। टेरिडोफाइट्स है, ट्रू स्टेम्स और ये देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स में नहीं देखने को मिलता। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में हम आते हैं, ठीक है।
टेरिडोफाइट्स हैं, सीडलेस होते हैं, हैव वैस्कुलर टिश्यूज एंड सो अल्टरेशन ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरिटोरियल प्लांट्स टू हैव अ ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं किस पे, जिम्नोस्पर्म पे। तो देखो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो सीधा सा याद रखो, एक है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्वेश्चन यहीं पे आएगा पीसीएस में, इससे आगे नहीं आएगा, ये चैप्टर से इतना नहीं आएगा, अगर आता है तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डाल रहे हैं, कहाँ गया यार, आई डोंट नो वो कहाँ चला गया। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो तो मैं अभी रिट्रेस कर लूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म हम जान रहे थे, जस्ट अ सेकेंड, जिम्नोस्पर्म हम एक तरीके से देख रहे थे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में आप ये याद रखना, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे absent होगा। ठीक है, सीडलेस होगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपको सीड देखने को मिलता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है, ये नेकेड होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें वो नहीं देखने को मिलता, एंड प्लांट विच ओव्यूल्स आर नॉट enclosed बाय द ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज। ठीक है, बोथ बिफोर द एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन सा है, रेडवुड्स है ना, ये हो गया, है ना, फिर पाइनस हो गया, ये सब जो है, फिर यूकेलिप्टस हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, तो जो रेड रेड सैंडवुड हो गया, सैंडवुड हो गया, पाइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला मैंने, पाइनस हो गया, रेडवुड सिक्वेशिया हो गया। ठीक है, ये सब जिम्नो यूकेलिप्टस हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल हैं। ठीक है, कोनिफर्स बना देते हैं, इनका आपको पता है सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, ये जो है ज्यादा थिक वो नहीं होते। ठीक है, दे थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata also help to reduce water loss। तो unlike bryophytes and pteridophytes, gymnosperm male and female gymnosperm do not have an independent free living existence। पाइन ट्रीज, स्प्रूस ट्रीज, फायर, सेडार, साइकार्ड्स एंड गिंकीटो बिलोबा, ये कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये चीज बस आप याद रखना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक सिर्फ बेसिक डिफरेंस है, यहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर आपको ये चीज क्लियर है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, सीडलेस होते हैं और ओवरी के थ्रू ये वर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, और यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लावर्स देखने को मिलेगा, फ्रूट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अब वोलोफिया ये यहाँ पे यूकेलिप्टस, यहाँ पे वोलोफिया एंड यूकेलिप्टस इसका एग्जांपल है। अब दे आर डिवाइडेड, अब जो एंजियोस्पर्म्स है ना, यहाँ पे ये याद रखना एंजियोस्पर्म्स है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रूट एंड फ्लावर दोनों है, ठीक है, फ्रूट एंड फ्लावर दोनों है, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो डाइकॉट और एक है मोनोकॉट। ठीक है, तो ये मोनोकॉट क्या है भाई, ये कॉटिलेडॉन्स होते हैं, कॉटिलेडॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम इसका सेग्रीगेशन करते हैं। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में आप ये याद रखना कि यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल दिया, मोनोकॉट्स आर द ये आर डिवाइडेड इनटू दिस, मोनोकॉट्स हैव द स्कैटर्ड vascular bundles, डाइकोट स्टेम्स हैव द vascular bundle in ring arrangement, मोनोकॉट सीड्स हैव द वन सीड लीफ। ठीक है, यहाँ पे ये है, मोनोकॉट सीड्स हैव अ वन सीड लीफ एंड डाइकोट्स हैव अ टू कोटिलेडॉन्स। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देखना कि एंजियोस्पर्म किसका है। ठीक है, उसको डाइकॉट और मोनोकॉट में वो करते हैं, डाइकॉट में टू कोटिलेडॉन्स होते हैं, मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडॉन्स होता है। ठीक है, अब जो मोनोकॉट होता है ना, ये जो लाइन है यहाँ से, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम्स हैव ए स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, डाइकोट स्टेम हैव देयर वेस्कुलर बंडल्स इन द रिंग अरेंजमेंट। तो जो डाइकोटिलेडॉन्स होता है ना, उसमें जो ये होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम्स, उसके अंदर में जो चीजें होती हैं वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स में होती है, जबकि मोनोकॉट्स में वो बिखरी बिखरी होती है बाहर बाहर में। ठीक है, इसका इतना डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट आप ये ध्यान रखना कि जो कॉटिलेडॉन्स के बेसिस पे ये जो सेग्रीगेशन है, दिस इज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, बस इतना ही आपको याद में रख के चलना है। ये तो मैं यार एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि ये जो चीज अगर यूपीएससी में आई और यूपीपीसीएस और बीपीएससी में आ जाए तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए ये कहीं पे क्वेश्चंस था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखो, क्लैमिडोमोनास है ना, साइकास, ये सेलेंजिला, ठीक है, स्फैग्नम, ये क्या है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो, क्लैडियम क्लैमिडोमोनास ये एल्गी है ना, साइकास जिम्नोस्पर्म है, हमने ये ऊपर में यहाँ पे देखा था। ठीक है, यहाँ पे साइकार्ड्स,
ठीक है, सेडार्स, फायर्स, ट्रीज, स्प्रूस ट्रीज, पाइन ट्रीज, है ना, गिंकोबा, ठीक है, बिलोबा, ये सब क्या है, ये सब जिम्नोस्पर्म ट्रीज है। जिम्नोस्पर्म ट्रीज, यूकेलिप्टस क्या है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। यूकेलिप्टस जो है, ठीक है, ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म ट्री है, ठीक है, एंजियोस्पर्म ट्री। अब इसमें भी क्या पूछ सकता है, मोनो है कि डाइकॉट है, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, बट बस ये याद रखना यूकेलिप्टस इज द वो। सी सेलेंजिनेला क्या है, ये एक तरीके से टेरिडोफाइट्स है, मतलब फन है कोई। स्फैग्नम क्या है, मॉस है, मॉस क्या होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। एजोला, एनोबेना, नॉस्टॉक, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। आपको पता होगा राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, लेगनस रूल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम होता है। अब ये देखो, लाइकन इज नाइदर मोनेरा नॉट प्रोटिस्टा। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो हमने छोड़ा था यहाँ पे, ठीक है, ये। तो यहाँ पे देखो, ये जो चार कैटेगरी है, वायरस, वायराइड्स, प्रायंस एंड लीकेंस, ठीक है। तो ये देखो, वायरस जो है ना, ये नाइदर लिविंग है नॉर नॉट लिविंग है, ठीक है, नाइदर लिविंग नॉट लिविंग, ठीक है, दोनों है। मतलब ये, या तो इनको इस तरीके से अलग किया गया है कि इन ये ना ऐसे तो जीवित नहीं है, लेकिन इनके पास वो सारी चीजें हैं जो इनको जीवित उसमें है ना एक तरीके से एक्टिवेट कर सकती है। तो इनको अलग से रखा गया है। तो वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। अब देखो ये क्या है, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। जो पोटैटो स्पिंडल में ट्यूबर डिजीज होता है, ठीक है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, वो किसके थ्रू होता है, तो वो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ये वायराइड्स है, उसके थ्रू आपको ये देखने को मिलता है। ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, दिस इज बीइंग कॉज्ड बाय द वायराइड्स, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। वायराइड्स एक डिफरेंट कैटेगरी है, 5 किंगडम एनिमलियंस में इसका नाम नहीं है, ठीक है। वायरस को भी हम अलग से वो करते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, फंगस आपको पता है फंजाई में आएगा, प्रोटिस्टा उसमें आएगा, है ना, जो ये आपका पैरासिटिक्स, जितने भी पैरासाइट्स हैं वो सब किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे, बैक्टीरिया मोनेरा में आएंगे, ठीक है। वायरस अलग आएगा, वायराइड्स अलग आएगा, प्रयांस, प्रयांस क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कहीं पे। तो ये जो मैड काउ है डिजीज, ठीक है, ये जो है एक तरीके से कॉज किसके थ्रू होता है, प्रांस के थ्रू होता है, ठीक है। तो दो चीज है, आप यहाँ पे इसको एक एक्सेप्शन के तौर पे याद करो। पोटैटो का स्पिंडलर ट्यूबर डिजीज है ना, मैड काउ डिजीज, ये प्रांस के थ्रू होता है, ये वायराइड्स के थ्रू होता है। ये अलग से कैटेगरी है, इसको याद करना। वायराइड्स एंड वायरस से क्या डिफरेंस है, दे पोजेस फ्री आरएनए, ठीक है। जो वायराइड्स होते हैं, इनके पास फ्री आरएनए होता है, और ये जो होता है, ये लैक करते हैं प्रोटीन कोड को, ठीक है, इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता, और ये इनके पास एक फ्री आरएनए होता है, ठीक है। तो प्रोटीन कोड का अब्सेंस होता है एंड फ्री आरएनए इनके पास होता है, इसलिए ये वायरस से अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। मैड काउ जो है ये प्रायंस के थ्रू होता है। लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। लाइकेंस, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, लाइकेंस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में है, बट लाइकेंस इज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे लाइकेंस इज नाइदर मोनेरा नॉट प्रोटिस्टा, ठीक है। हमने क्या देखा, ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने किस में रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने रखा है किसमें, हमने मोनेरा में रखा है। लाइकेंस को किस में रखा है, ये ना मोनेरा में है ना प्रोटिस्टा में है, ठीक है। और हमने क्या देखा, ये एक तरीके से सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं, पोल्यूशन के एक तरीके से वो है ना। अब पोटैटो का जो स्टेम ट्यूबर डिजीज है, ये किसके थ्रू होता है, तो ये आपको हमने बताया, पोटैटो में जो स्टेम ट्यूबर डिजीज होता है वायराइड्स के थ्रू होता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो। हाँ, अब ये जो इसमें कुछ कुछ आता है कि इसमें से कौन कौन से स्टेम है और कौन कौन से एक तरीके से रूट्स है, ठीक है। तो रूट्स हैं और स्टेम है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जो स्वीट पोटैटो है, ये एक तरीके से रूट है, ठीक है। पोटैटो जो है वो स्टेम है, ठीक है। स्वीट पोटैटो है वो रूट है। पोटैटो, ओनियंस एंड जिंजर, पोटैटो, ओनियंस एंड जिंजर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पोटैटोज, ओनियंस एंड जिंजर्स, ये तीनों क्या है, ये स्टेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ ये चीज आएगा, पोटैटो, जिंजर, ओनियन, ये क्या है, ये है स्टेम, ठीक है। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट्स है, ठीक है। कैरेट क्या है, रूट्स है। रेडिश क्या है, रूट्स है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वाइल्ड कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड रेडिश आर द रूट्स, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देख देते हैं, नेपेथिन्स, ये पीचर प्लांट, ये जो लीफ होता है मॉडिफाइड होता है ट्रैप इंसेक्ट्स। तो जो कौन सा ऐसा लीफ है, जो कौन सा ऐसा प्लांट है जो एक तरीके से जिसको पीचर प्लांट बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है नेपेथिन्स, ठीक है, पीचर प्लांट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा तेजी में जाएंगे। सबसे पहले डाइकेटोलिडॉन, डाइकॉट, डाइकॉट, ठीक है, मोनोकॉट, ये किसका है,
ये एंजियोस्पर्म्स का है। जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है, सीडलेस और फ्लावर एंड फ्रूट्स का। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्लांट में हम प्लांट में क्या देखते हैं, एल्गी देखते हैं, ब्रायोफाइट्स देखते हैं, टेरिडोफाइट्स देखते हैं, जिम्नोस्पर्म देखते हैं, एंजियोस्पर्म देखते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या होता है, ब्रायोफाइट्स को हम मॉसेस और लाइव वॉट्स के थ्रू जानते हैं, टेरिडोफाइट्स को हम ट्रू स्टेम्स और एक तरीके से रूट्स इनमें आने को देखते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल होता है। ठीक है। और क्या चीज हमने पढ़ी, हमने पढ़ा जो एल्गी होते हैं वो एक तरीके से प्लांट्स किंगडम में एक तरीके से कैटेगराइज्ड है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट द पार्ट ऑफ द एल्गी। ठीक है। और हमने क्या देखा, हमने देखा राइजोबियम बैक्टर है ना, नॉस्टॉक और इन सब को चीजों को देखा। हमने डाइकॉट और मोनोकॉट का एक तरीके से यहाँ पे डिफरेंस देखा। यहाँ पे हाँ, ये मोनोकॉट और डाइकॉट का आप फिगर्स में भी देख लो। ये जो रिंग टाइप का है ना, यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि रिंग के फॉर्म में होते हैं डाइकॉट्स में, और यहाँ पे स्टैगर्ड होते हैं। ठीक है। तो बंडल्स में, तो ये चीज आप यहाँ से याद रखना कि जो डाइकॉट है उसमें बहुत ही है ना स्ट्रक्चर्ड वे में एक तरीके से वो होगा। ब्रायोफाइट्स हमने देखा। उसके बाद हम एल्गी को एक तरीके से हमने देखा ऊपर में किंगडम उसमें, विविपोरस ओविपेरस, विविपोरस ओ में ओ अंडा होता है, ओ ओविपोरस, ओविपोरस एक लेइंग एनिमल होगा, विविपोरस जिसमें बच्चे डायरेक्ट आएंगे, मेमल्स होंगे, ये होंगे। सारे मेमल्स एक तरीके से विविपोरस नहीं हो सकते, सारे उसमें वो नहीं होगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, आप उसको याद रखना। ठीक है। कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा क्या होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये देखा ट्यूनिकेट्स, और इसको हम एक तरीके से अलग रख के चलेंगे। ये जो है एक तरीके से इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि कॉर्डाटा में एक तरीके से हैं। अब ये प्रोरीफेरा, सिनेंड्रिया, प्लेथिनस है ना, एनालिडा, एंथ्रोपोडा, इक्विनोमिस, मोलस्का, ये सब क्या है, ये सब नॉन कॉर्डेटा के एक तरीके से कंपोनेंट है जो कि एनिमल किंगडम में आते हैं। ठीक है। अब हम ये देख रहे थे माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट वो है, मोनेरा में आता है, मोनेरा में आता है, और ऑक्सीजन के बिना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये देखा जो फ्लैजलेट्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं, तो इसको हमने किस में देखा था, है ना, फ्लैजलेट्स और इन सबको हमने किस में देखा था, हमने प्रोटिस्टा में देखा था। ठीक है। उसके बाद हमने मोनेरा में क्या देखा था, मोनेरा में हमने आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, मेथोनोजेंस और इन सबको देखा था। एक्सट्रीमोफाइल्स को देखा था। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को देखा था। ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में हमने देखा था, प्रोटिस्टा में हमने देखा था कि इनके पास जो है वो होता है, बट ये सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों से वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो चीज हमने देखा कि जो फंजाई है, ठीक है, यहाँ से एक तरीके से हेटेरोट्रॉफिक चीजों का होना शुरू होता है। फंजाई में आपके जितने भी फाइट्स हैं वो आपके किस में आएंगे, एक तरीके से आपका किस में आ जाएगा, फंजाई से शुरू होता है। ठीक है। और हमने यहाँ पे ऊपर में क्या देखा, विटामिन। हाँ, विटामिन में हमने क्या याद की थी, विटामिन में हमने याद किया था विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7। ठीक है। हम इसको ऊपर कर देते ताकि आपको यहाँ से पता चले कि याद हुआ कि नहीं। B9, B12, है ना, C, D, E, K। ठीक है। के किसमें है, ई किसमें है, डी किसमें है, सी किसमें है, स्कॉर्बिक एसिड, है ना, रिकेट्स और इन सब का क्या चीज है। ठीक है। कैल्सीफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल, और ये आपका विटामिन के का क्या रोल है, ब्लड प्रेशर और इन सब में वो चीज। ये क्या था, ये था साइनोकोबालामाइन। ये क्या था, फोलिक एसिड। ठीक है। ये क्या था, B7। बायोटीन था। ये क्या था, पेरिडॉक्सिन था। ये क्या था, पेंटाथोनिक एसिड था। ये क्या था, तो यहाँ पे ऊपर में रेटिनॉल था। यहाँ पे क्या था, टी, है, आर, यहाँ पे क्या था, नियासिन। ठीक है, नियासिन। यहाँ पे राइबोफ्लोविन, यहाँ पे थायामीन, यहाँ पे रेटिनॉल। याद हो गया, ऐसे ही याद होगा। ठीक है। तो ये चीज हो गई, हमने विटामिन देख लिए। हमने ये किंगडम का ये देखा था, है ना, कि हम क्या देखते हैं, किंगडम देखते हैं, फाइलम देखते हैं, क्लास देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, जीनस देखते हैं, स्पीसीज देखते हैं। ये क्या होता है, बायोटैक्सोनॉमी का एक तरीके से पार्ट है। ठीक है। चलो, इसके ऊपर हमने क्या देखा था, हमने एक तरीके से वो देखा, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट, है ना, हार्मोन्स देखे। तो हार्मोन्स को हमने देखा, हार्मोन्स में हमने पीएच को देखा, प्रोलैक्टिन देखा, मेलाटोनिन देखा। ठीक है। जीएच देखा, एडीएच देखा। ठीक है। ये सारी चीजों को हमने एक तरीके से रिवाइज किया था। आई होप ये सारा चीज आपको एक तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं, बायो का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो यही है। अब इसके बाद जैसे यार कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है। अब कई लोग बोल रहे थे कि आपके जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं ये काफी टफ हो गए हैं, तो हम इसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे मैं ये जो फुल लेंथ एक तरीके से है ना क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है इसमें, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर आप इसको देखोगे तो जो बेसिक है ना, पढ़ा तो मैंने बहुत सारी चीजें दी ताकि कोई चीज छूटे ना, बट जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं
वही चीज इसमें एक तरीके से यहाँ पे मैंने रखी है। अगर आप बोलते हो तो मैं इसको एक तरीके से शेयर करूंगा, एल्स आई विल गो विद द सम अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बायो के जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पे रख दिए। आई होप आपको ये सही लगा होगा। आप इसको रिवाइज करिए, वीडियोस को देखिए, जितनी चीजें बताई हैं जिस तरीके से बताई हैं उसको रखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो थैंक यू, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।